हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है और उसके जो एग्जांपल्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पर 6 स्टैंडर्ड के सारे जो सब्जेक्ट के उनके वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो स्टैंडर्ड वाइज सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट एक्शंस आर सीन इन द पिक्चर, कि जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं तो इनमें कौन कौन से एक्शन हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, बैग उठा रही है। उसके बाद ये दूसरी जो गर्ल है ये क्या कर रही है, बॉक्स में कुछ बुक्स रखे हुए हैं और उनको खींच रही है। तो ऐसे अलग अलग एक्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इज द फोर्स बीइंग अप्लाइड वाइल डूइंग ईच एक्शन, क्या हर एक एक्शन के लिए फोर्स अप्लाई किया गया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, अगर एग्जांपल यही देखेंगे कि अगर ये स्कूल बैग जो है उसे उठाना है हमें, तो हमें फोर्स लगाना होगा कि नहीं, ये आप भी सोच सकते हो। सेकंड एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस बॉक्स में अगर कुछ सामान रखा है और उसे हमें खींचना है तो क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमें फोर्स अप्लाइड करना होगा। वैसे ही यहाँ पे जो थर्ड पिक्चर है, ये जो वुडन लॉग होता है या फिर वुड का जो बड़ा सा टुकड़ा हम कह सकते हैं, उसे अगर हमें उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो फोर्स हमें अप्लाई करना होगा। तो बाकी की जो एक्शंस है वो भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है या नहीं। फॉर एग्जांपल स्पंज भी दिया है, अगर स्पंज के ऊपर आप फिंगर रखते हो और फोर्सफुली उसे दबाते हो तो वो जो स्पंज होता है उस पर हमारा फोर्स अप्लाई होगा। थर्ड क्वेश्चन है इन द वेरियस एक्शंस इन द पिक्चर्स हैज़ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, कौन से एक्शन ऐसे हैं कि जिनमें आपको ऑब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन चेंज होता हुआ दिखेगा, ओरिजिनल जो पोजीशन है वो चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। जैसे कि अभी ये एरो है, एरो अगर एक बार छोड़ दिया जाएगा तो जो एरो है वो एक ही जगह पे रहेगा क्या, नहीं, उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये एग्जाम्पल जिसमें देखिए बच्चे क्या करते हैं, टायर के साथ खेलते हैं इस तरीके से। तो वहाँ पर भी क्या करना होता है कि व्हील को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूव करना होगा तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं। देखिए बच्चे के हाथ में ये जो स्टिक है, स्टिक की हेल्प से वो क्या कर रहा है, उस टायर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण वो जो टायर है उसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है। तो हर एक एग्जांपल में आपको ये चेकआउट करना है कि कहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिनल पोजीशन चेंज होगा या नहीं। जैसे कि स्कूल बैग है तो स्कूल बैग पहले तो फ्लोर पे रखा होगा, तो उसे अगर हम उठाते हैं तो क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारे एक्शंस आपको देखने हैं कि कहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और कहाँ पे जो मेन जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे कि एग्जांपल हम अगर स्पंज का भी देखेंगे तो स्पंज के एग्जांपल्स में भी हमें समझ में आएगा कि स्पंज जो होता है इसमें अगर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं इस तरीके से, अगर आप उसे दबाते हो तो वो नीचे चला जाएगा स्पंज, और उसके बाद अगर हम छोड़ेंगे तो फिर से वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो मीन्स उसका भी पोजीशन क्या होगा, चेंज हो रहा है। In the above picture, we see that the position of some of the objects had changed, that is, these objects are displaced। कि जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज होती है, वो मूव होता है, मीन्स उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। जैसे कि एरो है तो एरो एक जगह से दूसरी जगह गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद अगर हमने स्कूल बैग उठाया है तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर हमने वुडन लॉग अगर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गए तो उसका भी पोजीशन चेंज हुआ है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। When an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done। तो वर्क कब होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं और उसके कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ तो वर्क मीन्स काम हो रहा है। देखिए अगर आपके कंपास में पेंसिल रखा हुआ है तो उस पेंसिल को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उस कंपास को खोलना होगा, उसके बाद पेंसिल को पकड़ना होगा और बाहर निकालेंगे आप। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पेंसिल भी मूव हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने हाथ से कुछ तो यहाँ पे वर्क किया है कि अपने हाथ से अपने पेंसिल को कंपास से बाहर निकाला है और उस पेंसिल का क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेस हुई है, वो ऑब्जेक्ट जो है पेंसिल डिस्प्लेस हुई है। तो ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं और वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस होता है, उसकी जगह चेंज होती है, दैट मीन्स हम कह
कह सकते हैं कि वहाँ पे वर्क हुआ है, काम हुआ है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने कोई बॉल है ऐसे ही फ्लोर पे रख दिया, उसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपने उसे टच भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, तो वो मूव होगा क्या? नहीं। वो मूव नहीं होगा मीन्स वहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, ना ही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ना ही वहाँ पे कुछ वर्क होगा। अगर आपने टेबल के ऊपर कोई बुक ऐसे ही रख दी, जब तक आप उसे हाथ नहीं लगाओगे या फिर उसको नहीं उठाओगे, वो कहीं अपनी जगह छोड़ के जाएगी क्या? नहीं। जब आप अपने हाथों से उसे उठाओगे या फिर उसे सरकाओगे टेबल के ऊपर, तब जाके क्या होगा, वो अपनी जगह चेंज करेगा, वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि हम हमारे हाथों से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर उस बुक का डिस्प्लेस जो बुक है वो डिस्प्लेस होगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ वर्क हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्क और एग्जांपल्स जो दिए हैं उनको समझेंगे। टाई अ स्ट्रिंग टू एन एम्प्टी बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरीके से बॉक्स लेना है और उसको इस तरीके से धागा, हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग, उसे बांधना है। पुल द बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। और खाली जो बॉक्स हमने लिया है उसको हमें 10 मीटर्स तक क्या करना होगा, खींच के लेके जाना है। कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर का। नाउ फिल द सेम बॉक्स विथ 20 बुक्स। अभी नेक्स्ट क्या बताया गया है कि और जो हमने पहले एम्प्टी बॉक्स लिया था उसको 10 मीटर खींच के लेके जाएंगे और दूसरी बार हमें क्या करना है, उस बॉक्स में हमें बुक्स रखने हैं। पुल द बॉक्स अगेन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस दिस टाइम। तो फिर से हमें अगर इसको क्या करना है, पुल करना है, खींचना है। ना पुल दिस लोडेड बॉक्स थ्रू अ स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स। उसके बाद क्या करना है, हम पहले 10 मीटर खींचेंगे, उसके बाद 20 मीटर्स हमें क्या करना होगा, ये जो बॉक्स भरा हुआ है बुक से उसे खींचना होगा। व्हेन डिड यू फील दैट मोर वर्क वॉज डन। अभी देखिए, जब हम एम्प्टी बॉक्स को क्या करेंगे, ऐसे ही खींचेंगे 10 मीटर तक, तो हमें फोर्स अप्लाइड करना होगा लेकिन ज़्यादा फोर्स हमें नहीं लगेगा। लेकिन सेकेंड जो बॉक्स है कि जिसमें बुक्स भरे हुए हैं और फिर हम उसे 10 मीटर्स के लिए खींचेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, हमें ज़्यादा ताकत वहाँ पे लगानी होगी। और अगर हमने यहाँ पे 10 मीटर खींचा है और दूसरी बार अगर हम 20 मीटर्स उसी बॉक्स को अगर खींच के लेके जाएंगे, तो कहाँ पे वर्क ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली जहाँ पे 20 मीटर लिखा होगा या फिर 20 मीटर डिस्टेंस हमने अगर वहाँ पे उस बॉक्स को पुल किया है, तो वहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा कि वर्क ज़्यादा होगा। मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू द वर्क। कि सेम डिस्टेंस भी अगर होगा लेकिन अगर वहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन फोर्स अगर हम ज़्यादा अप्लाइड करेंगे तो क्या ताकत हमारी ज़्यादा लगेगी वहाँ पे, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। और 20 मीटर्स के लिए अगर हम खींचेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो हमें फोर्स भी अप्लाई करना होगा ज़्यादा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट, मोर वर्क इज डन बाय द फोर्स। अगर ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा तो ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाइड करना होगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहाँ पर भी क्या होगा, मोर वर्क होगा। तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ें दी है वो आपको समझनी है कि मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू दी वर्क। अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो वहाँ पर भी वर्क ज़्यादा होगा, और अगर 20 मीटर्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर भी वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर में दिया है कि इन द अबो एक्टिविटीज विच आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स। कि कौन से फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस आपका जो लेसन है उसमें दिया है आपको कि मस्कुलर फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स वगैरह होता है या मैग्नेटिक फोर्स है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, तो मस्कुलर फोर्स लगेगा, क्योंकि जो गर्ल यहाँ पे दी है वो अपने हाथों से खींच रही है, तो मस्कुलर फोर्स लगेगा। इज अ डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल विदाउट अ फोर्स। क्या विदाउट फोर्स हम डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जैसे कि अगेन वही एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बॉल आपने रखा हुआ है फ्लोर के ऊपर, जब तक आप फोर्स अप्लाइड नहीं करोगे तो वो मूव नहीं होगा। या फिर कोई बुक आपने रखा है तो जब तक आप फोर्स अप्लाइड नहीं करोगे तो वो मूव नहीं होगा। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड विद बोथ द हैंड्स ऑन अ वॉल विल देयर बी डिस्प्लेसमेंट। क्या आप आपके घर की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके ऊपर दोनों भी हाथ से आप फोर्स अप्लाइड करोगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, नहीं होगा। इफ नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, व्हाट डज इट इंडिकेट। क्या इंडिकेट करता है कि जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि जो वॉल होती है उसका भी फोर्स उतना ही हमारे ऊपर क्या होता है, पुल होता है, तो इसके कारण उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है लेट्स ट्राई दिस। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दी गई है। टेक अ पुली, फिक्स इट एट अ हाइट, ड्रॉ अ स्ट्रिंग ओवर द पुली, टाई अ लोड ऑफ 2 kilograms at one end. Hold the other end of the string and pull it downwards to lift the load first up to height of 1 meter and then up to a height of 4 meters when is more work done.
तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है कि इस तरीके से पुली हमें क्या करनी है, टाई करनी है स्ट्रिंग से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे सबसे पहले तो 2 मीटर का जो डिस्टेंस होगा, 2 मीटर का जो डिस्टेंस दिया है वहाँ तक हम उसे खींचेंगे, जैसे कि यहाँ तक दिया है 2 मीटर तक यहाँ तक आएगा। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, 4 मीटर तक उसे खींचेंगे। When the applied force is the same, more work is done when there is a greater displacement। अगर फोर्स सेम ही है, जो बॉय यहाँ पे दिख रहा है वही फोर्स अप्लाई कर रहा है, पुली का जो वेट होगा वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। पहले क्या होगा, 2 मीटर का होगा और उसके बाद 4 मीटर का। तो 2 मीटर और 4 मीटर को अगर हम कंसिडर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो वर्क कहाँ पे ज़्यादा होगा कि 4 मीटर डिस्टेंस अगर पुली को हम खींचते हैं तो वहाँ पे वर्क ज़्यादा होगा। इन अदर वर्ड्स, फॉर मेजरिंग द वर्क बोथ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कंसिडर। तो यहाँ पे मेजरिंग वर्क भी देखा जाता है कि कितना हुआ है। वर्क अगर हम कंसिडर करते हैं या फिर वर्क को हमें मेजर करना होगा तो वहाँ पे फोर्स भी देखा जाता है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी। फोर्स मीन्स क्या होगा कि ये जो बॉय है ये स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसका फोर्स दोनों भी जगह पे सेम ही होगा क्योंकि पुली का वेट भी सेम है। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा दूसरी चीज़ कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। अगर 2 मीटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर है, तो कहाँ पे वर्क ज़्यादा होगा, 4 मीटर के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है। अगर वो खींचेगा 5 मीटर तक खींचेगा तो कहाँ पे ज़्यादा होगा, 5 मीटर के यहाँ तक ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से दो चीज़ें आपको देखनी है, एक तो फोर्स भी देखना है और दूसरी चीज़ क्या, डिस्प्लेसमेंट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था कि खाली बॉक्स रहेगा तो वहाँ पे फोर्स हम कम यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे अगर बुक्स डाले जाएंगे तो वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वहाँ पर भी वर्क ज़्यादा होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी क्या होगा, वर्क ज़्यादा होगा। तो ये दो चीज़ें आपको क्या करनी होगी, ध्यान में रखनी है। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। द बॉय इन द पिक्चर हैज़ अप्लाइड अ फोर्स टू द टॉय कार। वर्क हैज़ बीन डन बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू द कार हैज़ कॉज डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि छोटे बच्चे टॉयज़ खेलते हैं तो उनमें कार, ट्रक वगैरह होती है, तो उस कार जो होती है, बच्चा अगर खेलता है तो वो क्या करता है, अपने हाथों से पकड़ के उस ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। मीन्स उस बच्चे ने क्या किया है, अपने हाथों से फोर्स लगाया है उस कार के ऊपर या फिर उस टॉय के ऊपर। उसके बाद उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, वो एक जगह से दूसरी जगह पे खेलते खेलते लेके जाता है। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉयज एनर्जी इनटू वर्क हैज़ टेकन प्लेस थ्रू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे जो बच्चा है उसकी एनर्जी वहाँ पे फोर्स के थ्रू क्या कर रही है, उस कार के ऊपर लग रही है, अप्लाइड हो रही है। जैसे कि हाथों से वो क्या करेगा, पहले फोर्स अप्लाइड करेगा या उस ट्रक को, उस कार को पकड़ेगा और उसके बाद उसे क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हुए लेके जाएगा। मीन्स उसकी जो एनर्जी है, उस बच्चे की जो एनर्जी होती है वो अपने हाथों के थ्रू, फोर्स के थ्रू उसके ऊपर अप्लाइड होती है। रन अराउंड द ग्राउंड विथ योर फ्रेंड्स, कैन यू फ्रेंड रन एज मेनी राउंड्स एज यू कैन। कि अगर 4-5 फ्रेंड आप हो और आपको किसी ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं तो क्या सारे के सारे आप फ्रेंड सेम ही चक्कर लगा पाओगे। डू ऑल द फ्रेंड्स हैव द सेम कैपेसिटी फॉर रनिंग। क्या आप सबकी कैपेसिटी सेम होगी क्या। जैसे कि अगर आपने 4 चक्कर काटने हैं वहाँ पे ग्राउंड के, तो आप 4 चक्कर काट लोगे। आपका कोई फ्रेंड ऐसे होगा कि एक चक्कर में वो बोल देगा अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आगे रनिंग कर पाऊँ, या फिर कोई ऐसा होगा कि वो 5-6 राउंड जो है वो ईजिली क्या कर सकता है, वहाँ पे रन कर सकता है। इसका मतलब हर एक इंसान की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होगी। योर फ्रेंड्स विल कंप्लीट आइदर अ मोर और लेस राउंड दैन द नंबर ऑफ राउंड्स यू कंप्लीट। आपने जितने कंप्लीट किए होंगे राउंड्स, उनसे ज़्यादा भी करने वाला कोई आपका फ्रेंड होगा या फिर उससे कम राउंड मारने वाला भी आपका कोई फ्रेंड होगा। द नंबर ऑफ राउंड्स विल नॉट बी द सेम। यहाँ पे नंबर सेम नहीं आएंगे। सम विल गेट टायर्ड ऑन कंप्लीटिंग 2 राउंड्स। कोई ऐसा बच्चा हो सकता है कि 2 राउंड्स में ही वो थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। वाइल अदर्स विल गेट टायर्ड ऑन कंप्लीटिंग 3 और 4 राउंड्स। मतलब हर किसी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वो लोग क्या होंगे, टायर्ड हो जाएंगे या फिर थक जाएंगे और रुक जाएंगे। दैट इज़ टू से ईच वंस कैपेसिटी टू कंप्लीट राउंड्स इज़ नॉट द सेम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर किसी की कैपेसिटी जो होगी वहाँ पे उस ग्राउंड के चक्कर काटने की वो सेम नहीं होगी। यू कैन कंप्लीट ओनली अ मेनी राउंड्स एज यू हैव द कैपेसिटी फॉर। आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही आप वहाँ पे दौड़ लगा सकते हो। आपके किसी फ्रेंड ने अगर 5 चक्कर काटे, इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 ही चक्कर काट पाओगे।
या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपने 3 चक्कर काटे और आप थक जाओगे। मीन्स क्या कि यहाँ पे हर किसी की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग। ये बात तो आपको पता है, क्योंकि जब रनिंग रेस करते हैं, शुरुआत करते हैं, आपने कभी स्कूल में भी देखा होगा, रनिंग रेस जब ली जाती है तो हर कोई बच्चा फर्स्ट आता है क्या? नहीं। क्यों फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बच्चे आते हैं? क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हमने जब देखा कि एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है उसे कहा जाता है एनर्जी। जैसे कि हम लोग कहते हैं, देखिए कि हम कोई भी काम अगर करना होता है तो कोई आसानी से कर लेता है, या फिर किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर कोई थोड़ा सा काम करके ही टायर्ड हो जाता है, मीन्स उसकी कैपेसिटी नहीं। जैसे कि हम जनरली ऐसे भी बोल देते कि उसकी कैपेसिटी नहीं कि उतना काम कर पाएगा। मीन्स क्या कि हर इंडिविजुअल पर्सन की क्या होती है, वर्क करने की अपनी कैपेसिटी होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यूजर ब्रेन पावर में देखेंगे, व्हाई डू यू गेट हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आपने फिजिकल एक्सरसाइज की या फिर रनिंग करके अगर आप दौड़ के आ जाते हैं घर पे, तो आपको भूख लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमने जैसे कि यहाँ पे देखा कि कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो जब हम लोग कोई वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारी एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है, जिसके कारण हमें भूख लग जाती है। फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो एनर्जी मिलती है हमें हमारे फूड से, कि अगर हम खाना खाएंगे तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कि अगर हमारा जिस दिन फास्ट होता है तो हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी एनर्जी लो होगी और उसके कारण हम आज काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या कि कोई भी वर्क करने की आपकी कैपेसिटी को एनर्जी कहा जाता है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो फूड से मिलती है। वाई डू वी गेट टायर्ड। और हम लोग टायर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, उसके ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ठीक से खाना ही नहीं खाया है तो आपकी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। डू यू नो में देखेंगे, द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। कि वर्क और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो सेम ही है। वर्क एंड एनर्जी आर बोथ मेजर इन द यूनिट नेम जूल इन एसआई सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम। तो एसआई यूनिट्स का यूनिट जो है वो कौन सा है वर्क और एनर्जी का? तो जूल है। ये भी आपको याद रखना होगा। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि एनर्जी जो होती है उसके फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है, या फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है वो हम देखेंगे। वॉट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन इन द पिक्चर। जो एक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि ये रबर होता है, रबर को अगर हम खींचते हैं तो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। द रबर बैंड इज रिलीज आफ्टर स्ट्रेचिंग इट। अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे तो वो रिलीज हो जाता है इस तरीके से। आपने भी ये किया होगा घर पे। अ स्टोन इज हेल्ड इन द रबर ऑफ ए कैटापुल्ट, द रबर इज स्ट्रेच एंड रिलीज। इस आपने ये भी किया होगा कि यहाँ पे स्टोन रखते हैं, हम खींचते हैं और फिर जब छोड़ेंगे हम रिलीज करेंगे तो वो स्टोन आगे जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेच करते हैं हम रबर को, और अगर छोड़ते हैं तो वो रिलीज हो जाता है। इन द अबव एग्जांपल वी सी दैट व्हेन द रबर ऑफ ए कैटपुल्ट इज स्ट्रेच एंड रिलीज इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट एंड द स्टोन फ्लाइज अप। कि क्या होता है कि यहाँ पे जो कैटपुल्ट होता है या फिर इस तरीके से जहाँ पे स्टोन लेके हम मारते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम स्ट्रेच करेंगे तो उसका पोजीशन जो है ओरिजिनल पोजीशन वो चेंज हो जाएगा। उसे जब छोड़ते हैं तो वो क्या होगा, रिलीज होगा और फिर से उसका जो ओरिजिनल पोजीशन होगा उसके ऊपर आ जाता है, जिसके कारण जो स्टोन है वो आगे चला जाएगा। सिमिलरली व्हेन द स्प्रिंग ऑफ ए टॉय इज ऑन एंड देन रिलीज द टॉय स्टार्ट्स प्लेइंग। तो जब आपने देखे होंगे खिलौने जो होते हैं उसको अगर हम चाबी देते हैं तो स्प्रिंग क्या होती है उसकी पूरी तरीके से गोल गोल घूम जाती है, और उसके बाद वो जो टॉय होता है तो वो फिर से क्या होता है, जब स्प्रिंग रिलीज होती है तो उसके बाद वो नाचने लगता है, या फिर उसके हाथ में जो ड्रम होता है उसे बजाने लगता है। तो ये किस तरीके से होता है कि जो स्प्रिंग होती है उसका ओरिजिनल पोजीशन सबसे पहले चेंज हो जाता है, और फिर से जब वो रिलीज हो जाती है तो उसका ओरिजिनल पोजीशन में वो आ जाती है। व्हेन वाटर स्टोर एट अ हाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ व्हील, द व्हील्स स्टार्ट रोटेटिंग। तो डैम में या फिर कहीं पर ऐसे पानी जो होता है जमा होता है हाइट में, जैसे कि डैम ही एग्जांपल अगर हम लेंगे तो वहाँ पे पानी जमा करके रखा जाता है, और यही पानी जब छोड़ा जाएगा किसी व्हील के ऊपर तो वो जो व्हील होता है वो रोटेट होने लगता है। इन ईच ऑफ दिस एक्शन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस विच मीन्स दैट वर्क इज डन। तो इन सारे एक्शंस में हमें डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कि रबर का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्योंकि उसकी ओरिजिनल पोजिशन पहले चेंज हो जाती है, फिर से वो ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है, मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। या फिर पानी जो है ऊपर
की तरफ से अगर हम पानी को फ्लो करेंगे किसी व्हील के ऊपर, तो व्हील क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब उसका भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे वर्क हो रहा है। जैसे कि हमने पहले देखा कि कोई एक्शन हम करते हैं और वहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, दैट मीन्स वर्क हुआ है। फ्रॉम वेयर इज द एनर्जी ऑब्टेन टू डू दिस वर्क, तो कहाँ से आती है एनर्जी, रबर में एनर्जी कहाँ से आई या फिर पानी में एनर्जी कहाँ से आई। द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप से एक पोटेंशियल एनर्जी दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर उसके स्टेट के कारण, उसके पोजिशन के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि पानी एक जगह पे जमा हुआ है, डैम में पानी जो है उसे वहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर रबर है तो रबर में भी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये एक टाइप दिया है आपको मैकेनिकल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल के दो टाइप्स है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। Take two balls, let one of them stand stable at the center of a table. Place the second ball on the table and push it so that it hits the first ball. जैसे कि पहले देखिए ये पिक्चर जो दिया है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, ये दूसरा बॉल है। तो ये जो बॉल है उसको अगर आप हिट करते हो, इसको धक्का दोगे तो ये क्या होगा, इस बॉल के ऊपर हिट हो जाएगा और ये जो दूसरा बॉल है ये दूसरी डायरेक्शन में या फिर स्ट्रेट डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। वॉट हैपन्स व्हेन द सेकेंड बॉल हिट्स द फर्स्ट वन, क्या होगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे हिल जाएगा। फ्रॉम वेयर डिड द सेकेंड बॉल गेट द एनर्जी टू सेट द फर्स्ट बॉल इन मोशन, कि फर्स्ट बॉल को तो हमने मूव किया था, लेकिन सेकेंड बॉल कैसे वहाँ से अपनी जगह से हिल जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट बॉल था उसे हमने क्या किया था, यहाँ पे पुश किया था। मीन्स क्या कि इसकी जो एनर्जी है वो सेकेंड बॉल को मिलती है और सेकेंड बॉल वहाँ पर क्या होता है, मूव होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। वी गिव एनर्जी टू द मार्बल और द स्ट्राइकल एंड सेट देम इन मोशन, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम मोशन इज कॉल्ड इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण अगर उसे वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा, जिसे गतिज ऊर्जा हम कहते हैं। तो यहाँ पे बॉल को हमने गति दी, मोशन दी, उसके कारण जो है ये सेकंड बॉल को हिट करता है और सेकंड बॉल जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी हमें दिखेगी, काइनेटिक एनर्जी दिखेगी। यहाँ पे दिया है आपको कि इन द गेम ऑफ मार्बल्स फ्रॉम वेयर डज वन मार्बल गेट एनर्जी टू सेट अनदर मार्बल इन मोशन। जैसे कि आपने मार्बल्स खेले होंगे तो उसमें भी क्या किया जाता है, एक मार्बल से दूसरे मार्बल को हिट किया जाता है, तो जो दूसरा मार्बल होता है वो भी अपने डिस्प्लेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। वाइल प्लेइंग कैरम, तो कैरम में भी सेम उसी तरीके से हम स्ट्राइकर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, या फिर वो मोशन में होता है, मूव होता है, तो वो अपने साथ साथ उसकी एनर्जी दूसरे को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। द एनर्जी यूज फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कि मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो एनर्जी यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। इसके टू टाइप्स है और टाइप्स हमने कौन से देखे, पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजिशन के कारण अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, तो मोशन के कारण। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मूव होता है उसके मोशन के कारण वहाँ पे अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और अगर एक ही जगह पे ऑब्जेक्ट है लेकिन वहाँ पर भी एनर्जी अगर है तो उसे हम पोटेंशियल, उसके स्टेट के या फिर पोजीशन के कारण जो एनर्जी है तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल हमने देखा, डैम में स्टोर किया हुआ पानी वो एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन उसे अगर हम फ्लो करेंगे तो उसमें एनर्जी है तो वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर डैम है तो पोटेंशियल एनर्जी, उसे अगर बहा देंगे हम पानी के साथ साथ तो अगर कुछ बह रहा है तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे वो अगर मूव होता है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप हीट एनर्जी। द अर्थ रिसीव हीट इन प्रॉपर क्वांटिटीज फ्रॉम द सन। ये तो हम सबको पता है कि सन से मिलने वाली जो हीट एनर्जी होती है, गर्मी होती है, वो कहाँ पे रिसीव की जाती है, अर्थ के ऊपर। दैट इज हाउ एन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर फेवरेबल टू द लिविंग वर्ल्ड इज मेंटेन। तो हमारे अराउंड एटमॉस्फेयर में जो भी टेम्परेचर मेंटेन होता है वो इसी के कारण होता है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है।
सनलाइट कंटेन हीट एनर्जी। तो सनलाइट जो होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। हीट इज़ प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे कि हम गैस यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर हम कार में पेट्रोल डालते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है और एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है गैस में। हीट एनर्जी इज यूज इन अ किचन ऑल द टाइम, हीट इज मेजर इन द कैलोरी। तो हीट को मेजर किया जाता है कैलोरी में। और कहाँ पे यूज़ होगी, हम जो गैस यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एग्जाम्पल हीट एनर्जी का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड होल्ड इट ओवर अ शीट ऑफ पेपर इन सनलाइट। देखिए ये आपने किया होगा, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि सनलाइट में हीट होती है क्या नहीं, ये अगर आपको देखना है तो इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस आप ले सकते हो। आपने शायद किया भी होगा, अगर नहीं किया तो करके देखिए। कॉन्वेक्स लेंस लेना है, उसके बाद धूप में अगर आप उसे पकड़ोगे और उसके नीचे क्या करना होगा, इस तरीके से स्पॉट दिखेगा, देखिए वाइट आपको पेपर के ऊपर, और कंटिन्यूसली वैसे ही अगर आप पकड़ के रखोगे तो वो जल जाएगा। क्यों जलता है, क्योंकि सनलाइट में जो हीट होती है उसके कारण वो पेपर जल जाता है। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। वी हैव लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं कि सनलाइट जो आती है उसकी हेल्प से अपना जो खाना होता है वो बनाती है। इट मीन्स दैट लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द एनर्जी इन फूड, कि जो लाइट एनर्जी है उसे यूटिलाइज करके वो अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज दिस फूड फॉर डूइंग देयर वर्क, इट मीन्स दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो वही प्लांट अपने लिए भी फूड बनाते हैं और प्लांट्स को हम लोग खाते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ तो वर्क हुआ एनर्जी के कारण, कि उस लाइट एनर्जी के कारण फूड बना, फूड के कारण प्लांट्स ग्रो होते हैं और उसी प्लांट्स को हम खाते हैं, तो वहाँ पे कुछ तो वर्क हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइट एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी भी होती है क्या, यू माइट हैव सीन द ग्लास पैंस ऑफ विंडोज क्रैक ड्यू टू अ लाउड नॉइज। अगर जोर से फटाके बजते हैं या फिर कोई आवाज़ आती है बड़ी सी, तो उस टाइम आपने सुना होगा जो विंडोज़ हमारे होते हैं उसके जो कांच जो होती है उसकी बजने की जोर से आवाज़ आती है। सिमिलरली साउंड इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ सम टॉय कार्स। तो जो कार्स होते हैं उनका भी कंट्रोल करने साउंड जो होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। दिस मीन्स दैट सम वर्क इज़ डन बाय साउंड। तो साउंड के कारण भी क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, कि अगर साउंड होता है तो उसके कारण जोर से आवाज़ अगर आती है तो उसका इफेक्ट हमें किसके ऊपर दिखाई दे रहा है, विंडोज़ के पैंस के ऊपर, और वहाँ पे आवाज़ हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, या फिर क्रैक हो जाती है तो कुछ तो वर्क हुआ है, तो इसे भी हम एनर्जी कहेंगे, साउंड एनर्जी। इट टेल अस दैट साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी क्या हो जाती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। वेन वुड बर्न्स वी गेट हीट एंड लाइट। अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है। समटाइम्स वी हियर अ क्रैकिंग साउंड एज वेल। अगर लकड़ी जलते हुए आपने आवाज़ सुनी होगी, देखिए क्रैकलिंग ऐसी थोड़ी सी बजने की आवाज़ आती है। व्हाट मेक्स दिस हैपन, द एनर्जी स्टोर इन वुड इज एमिटेड इन वेरियस फॉर्म थ्रू केमिकल एक्शन। तो वहाँ पे कुछ केमिकल एक्शंस होते हैं कि जिसके कारण वुड के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। ऑल्सो इट इज़ ड्यू टू द केमिकल एक्शन इन द लीड एसिड बैटरी दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो हम बैटरीज को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस एक्शंस होते हैं जिनके कारण वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हम इसे क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन थ्रू केमिकल एक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। अगर केमिकल एक्शन के थ्रू कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसे क्या कहा जाएगा, केमिकल एनर्जी कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा है, टाइप्स ऑफ एनर्जी हमने देख लिया है, कौन से टाइप्स की एनर्जी फॉर्म्स होते हैं। उसके बाद वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ये हमने देख लिया है कि वर्क कब होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क होता है। और वर्क करने के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है और एनर्जी के फॉर्म्स भी हमने यहाँ पे देखे हैं। तो बाकी बचा हुआ जो लेसन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।